अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.7 आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने इनके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। तो बेटा तीन फैक्टर्स बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे। ये आपके पास फोर्थ फैक्टर है जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब होता है ढाल बन जाना, दीवार बन जाना, दूसरों तक अपना असर रोक देना, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग से क्या मुराद होगा बेटा? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है। अब ये जो एटम है, ये जो आपको सेंटर नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये बेटा इसके आउटर इलेक्ट्रॉन है। और फिर फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये अपने तमाम इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। बाज़ औक़ात बेटा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन के आगे आ जाता है। इस तरीके से इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इनका राब्ता न्यूक्लियस से थोड़ा कम हो जाता है, या न्यूक्लियस के साथ इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। दैट इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? तो आप कहेंगे डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू इंटरवेनिंग या इंटर इलेक्ट्रॉन्स, या बेटा इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट। कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स और अट्रैक्शन कम हो जाती है, किस वजह से कम हो जाती है? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ढाल बन जाना, उस किसी चीज के दरमियान में रास्ता रोक लेना, दीवार बन जाना, तो इस चीज को बेटा अपने शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड कर रहे होंगे, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ग्रेटर दी शील्डिंग easier to remove valence electron of an atom। अगर शील्डिंग ज्यादा है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लार्जर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अगर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बेटा ज्यादा है तो ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बेटा कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखना चाहते हैं पोटाशियम को, पोटाशियम के बेटा 4 शेल होते हैं, इसका चौथे शेल से ताल्लुक है। अगर बेटा आपने देखना चाहते हैं सीजियम का जो ताल्लुक होगा वो बेटा आपके पास 7वें पीरियड से है, यानी इसके आखिरी शेल में 7 शेल होते हैं। तो इस तरीके से जो सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो वेरी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए सीजियम के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, पोटासियम के अंदर जो होगा वो शील्डिंग इफेक्ट बेटा कम होगा। इसलिए हम कहेंगे कि सीजियम जो होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जबकि ये जो पोटाशियम होगा इसकी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बेटा अब आपने पढ़ना है स्पिन पेयर्ड रिपल्शन। कि स्पिन पेयर्ड रिपल्शन क्या होगी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या असर करती है? बेटा इस चीज की तरफ हम आ रहे हैं। When electrons are spin paired in the same orbital, मतलब ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो घूमेंगे इसलिए आप इन्हें पेयर्ड कहते हैं। जब ये बेटा स्पिनिंग करेंगे तो आप इसे कहेंगे स्पिन पेयर्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। तो इनके दरमियान में बेटा रिपल्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की निस्बत से थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करते हैं तो स्पिनिंग के दौरान एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं ड्यू टू रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में पाया जाता है वो अनपेयर्ड है, इसके अंदर ये रिपल्शन नहीं है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस रिपल्शन, पेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इट्स मीन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप एग्जांपल देना चाहते हैं, हमारे पास बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
पहले शेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा ये जो px है ये हमारे पास एक सब शेल है और सब शेल के आगे 3 ऑर्बिटल हैं। एक इसका px है, इस ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन py में है और एक इलेक्ट्रॉन इसका pz में है। अब ये जो px में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अब ये स्पिन पेयर्ड है, यानी इनकी जो स्पिन होगी वो पेयर्ड है, दो दो स्पिन आ रही होती हैं और इस स्पिन पेयर की वजह से इनके दरमियान में बेटा रिपल्शन आ जाएगी, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। यही वजह है कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा ऑक्सीजन की, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो आपके पास 1365 किलो जूल पर मोल होगी। जबकि नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के बेटा ये जो पी सब शेल है इसके आगे 3 ऑर्बिटल हैं, एक px है, py और pz है। अब तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसलिए बेटा इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो नाइट्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तकरीबन बेटा 1406 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन नाइट्रोजन में ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज होता है सॉरी वो बेटा ऑक्सीजन का ज्यादा है और नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन फिर भी बेटा नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये एक तो ये हाफ फील्ड है, दूसरा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, जबकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्पिन पेयर्ड रिपल्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये बेटा हमारे पास एक इंडेक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे पास कोई भी बुक का पहला पेज जो होगा इसे हम इंडेक्स कहते हैं, तो इंडेक्स में हमें क्या बताएगा, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को देख के आप बता सकते हैं कि ये जो गिवन एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। आमतौर पर बेटा अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है, तो वो जो चीज होगी, वो जो एलिमेंट होगा दैट इज ए मेटल, आप कहेंगे उसको मेटल है। अगर बेटा किसकी हाई बहुत ज्यादा आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है तो दैट इज ए नॉन मेटल, वो जो एलिमेंट होगा वो बेटा नॉन मेटल होगा। अगर किसी चीज की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ना ज्यादा कम है ना ज्यादा बहुत ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं मेटलाइड, कि वो जो सब्सटेंस हमें दी जा रही है वो बेटा आपके पास है मेटलाइड होगा। बेटा अब आपने आयोनाइजेशन का जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो ग्रुप और पीरियड के अंदर देखेंगे कि ये हमारे पास ना वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये बच्चों हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो आपने बताना है कि इसका ट्रेंड ग्रुप के अंदर क्या होगा। ये जो वर्टिकल कॉलम्स में आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन्हें आप ग्रुप्स कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं दैट इज नोन एज ए पीरियड। अब सबसे पहले बेटा आपने बताना है ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो आप कहेंगे जब आपने एलिमेंट्स को व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप के अंदर बच्चों आपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी इज डिक्रीजेस, ये कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वाई, क्यों बेटा ये डिक्रीज होती है, इसकी वैल्यू क्यों कम होती है। नंबर वन, उस एलिमेंट का बच्चों एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसका साइज बच्चों बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर टू, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट, ये तीन मेन फैक्टर्स होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। ड्यू टू दिस, इसलिए बेटा ड्यू टू दिस, इस वजह से इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड, इजीली आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, यहां से आप इलेक्ट्रॉन को बेटा निकाल लेंगे। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज अ लो वैल्यू ऑफ
आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट ए ग्रुप को देखते हैं, लेकिन जैसे ये लिथियम होगा, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है, ये फ्रांसियम है। बेटा लिथियम का ताल्लुक दूसरे पीरियड से है, इसका तीसरे से है, इसका चौथे से है, पांचवें से है, ये छठे से है और ये बेटा सातवें से है। अगर आप देखना चाहते हैं सोडियम का, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरे शेल के अंदर होगा। ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इसके दरमियान में तीसरे शेल में फोर्स अट्रैक्शन होगी। अगर बेटा आप रुबीडियम को देखना चाहते हैं तो इसके 5 शेल होंगे, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5वें शेल के अंदर पाया जाएगा। अगर आप सीजियम को देखना चाहते हैं तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो छठे शेल के अंदर पाया जाएगा। तो इसलिए बेटा जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि दरमियान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेंगे, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम जो होगा ये सबसे छोटा होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर बेटा सोडियम की होगी, फिर पोटाशियम की है, फिर रुबीडियम की है, फिर सीजियम की है, फिर बेटा फ्रांसियम की है। यानी अगर हमारी बुक में बताया है कि अगर रुबीडियम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और सीजियम में से, तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर पाया जा रहा है, जबकि रुबीडियम का जो होगा वो 5 एस सब शेल के अंदर पाया जा रहा है और सीजियम का बेटा 6 एस सब शेल के अंदर पाया जा रहा है। रुबीडियम क्योंकि 5वें शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास ना ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड आ जाता है। अब हमने इसको ना पीरियड के अंदर भी आप इसके ट्रेंड को देख लेते हैं कि अगर एक पीरियड के अंदर आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं फिर क्या होगा। तो बेटा आप ग्रुप में एक छोटी सी बात रह गई, या ग्रुप के अंदर ये एमसीक्यूज आपके पास आएगा, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिस ग्रुप की होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा जिस ग्रुप की होगी वो 18वां ग्रुप है, 18th ग्रुप है। मतलब नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे कम है। किस ग्रुप की सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है? तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिस ग्रुप की होगी वो बेटा अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा सबसे कम होगी। अब हमारे पास किस एलिमेंट की सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है? तो हाईएस्ट बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट की आपके पास होगी वो हीलियम होता है, हीलियम। हीलियम की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा जिस एलिमेंट की आपके पास होती है वो हमारे पास जो होगा वो बेटा सीजियम होगा। कौन सा होगा? सीजियम। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे कम है, सबसे इजीली आप सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा लास्ट एलिमेंट अल्कली मेटल का जो है वो फ्रांसियम है, दैट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए बेटा आप उसे काउंट नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं पीरियड की, कि पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा। तो बच्चों अगर आप लेफ्ट टू राइट यानी पीरियोडिक टेबल का ये जो हिस्सा होता है इस चीज को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं बेटा हम राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ बेटा अगर आप मूव कर रहे होते हैं, देन आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज इंक्रीजेस, क्यों बेटा ये बढ़ रही है? नंबर 1 एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज होती जा रही है। नंबर 3 बेटा इसमें नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बच्चों इसमें रिमेन है कांस्टेंट होते हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बेटा आपने 3 पीरियड की जो है वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट पीरियड में आपके पास आएगा हाइड्रोजन और हीलियम, तो सबसे ज्यादा हमारे पास हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। दूसरा पीरियड आपने याद कर लेना है, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो ये दूसरा पीरियड है जहां पे कुछ हमारे पास ना वेरिएशंस पाई जा रही हैं।
कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो बेटा बढ़ जाएगी। कौन सा स्पेशल केस होगा? वो आपके पास सेकंड ग्रुप का होगा। यानी जो सेकंड ग्रुप है ये जो होते हैं ये फुल फील्ड है। जैसे ब्रिलियम है, इसके 2s के अंदर, ये जो ब्रिलियम है इसके 2s के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फील्ड है, फुल फील्ड है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिथियम से भी ज्यादा है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा बोरान से भी ज्यादा है, बिकॉज इसका जो s सब शेल है दैट इज ए कंप्लीटली फील्ड। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, ये स्टेबल है। सिमिलरली बेटा ये जो नाइट्रोजन होगा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। यानी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा ऑक्सीजन से ज्यादा होगी और कार्बन से भी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसमें जो पी सब शेल होगा वो पार्शली फील्ड होगा। पार्शली फील्ड इज ए मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा और ये एक्सेप्शनल केस आ जाएगा इसके अंदर। और लास्ट हमारे पास नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा इसके एस सब शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फील्ड है, और पी सब शेल भी बेटा इसका क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा। अब आपने इसका एक ग्राफ बना लेना है। इस ग्राफ को भी आप समझ लें कैसे, ऐसे बेटा आपने ग्राफ बना लेना है। इसका ये वाला जो एक्सिस होगा दैट इज नाउन एज ए वाई एक्सिस, और ये वाला जो होगा बेटा इसे आपने एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस के साथ बच्चों आपने आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लेनी है, और एक्स एक्सिस के साथ आपने पीरियड नंबर लिखना है, पीरियड नंबर कि किस पीरियड की आप बात कर रहे हैं। यहां से बेटा आप शुरू करोगे, ये हाइड्रोजन होगा तो सबसे ज्यादा आपने हीलियम की दिखानी है, क्योंकि हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। फिर बच्चों आपने नीचे आ जाना है ऐसे। अब आपने थोड़ा इधर लेके जाना है, फिर ये नीचे करना है, फिर बेटा ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे। अब ये हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे आपने लगाना है बेटा लिथियम। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ये अल्कली मेटल है। यहाँ पे बेटा आपने ब्रिलियम दिखाना है कि ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे आपने बोरान दिखाना है कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी ब्रिलियम से कम हो गई है। ये बेटा आपके पास कार्बन होगा, ये बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, नाइट्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगी, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा? नियॉन। ये आपके पास सेकंड पीरियड है। ये कैसे बनाना है याद रखना, ऐसे करके थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर जाना है। ये जो नीचे वाले आपको दिखा रहे हैं दे हैव ए लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है सिर्फ 2 ग्रुप की। एक आपने बताना है कि थर्ड ग्रुप की, और दूसरी बेटा आपने बताना है कि 6 ग्रुप की। 6 और थर्ड ग्रुप के अंदर एक्सेप्शनल केस पाया जा रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। अब बेटा आपने इसके नीचे आ जाएंगे, अब आप तीसरे पीरियड की बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर बेटा इधर। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम होगा, सोडियम के बाद यहाँ पे बेटा जो आपने लिख लेना है वो हमारे पास मैग्नीशियम है, यहाँ पे बेटा आपके पास एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सिलिकॉन है। ये फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी, यहाँ पे क्लोरीन होगी, और यहाँ पे आपने नियॉन है तो आर्गन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास नोबल गैसेस होंगी वो टॉप के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और सबसे कम जिस फैमिली की होंगी वो अल्कली मेटल्स की होती हैं। हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तब ये वेरिएशंस थोड़ा कम हो जाएंगी, यानी इसकी तरतीब थोड़ी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखना चाहते हैं, तब बेटा मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सोडियम की कम हो जाएगी। अगर बेटा आप यूनिपॉजिटिव आयन यानी एक पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन आपने मैग्नीशियम का निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने सोडियम का निकाल लिया, तब आपके पास सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की कम हो जाएगी, मैग्नीशियम आयन की। वजह क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन आप सोडियम में से निकाल लेंगे तब इसके पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन इट बिकम ए मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब हमारे पास ना एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसे क्विक चेक कहते हैं, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन है उनको आपने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बेटा एल्यूमिनियम की कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, वाई। या पहले बोरान का कर लें कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ब्रिलियम की ज्यादा है, वाई।
तो आप बताओगे ये जो बेरिलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में 2 है, 2s में बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने बोरान का बताना है, इसमें 5 होंगे, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2px में 1 है। तो आप कहेंगे इन केस ऑफ बोरान, बोरान के केस में ये जो p सब शेल होगा दैट इज ए पार्शली फील्ड। नंबर 1 ये पार्शली फील्ड है, पार्शली फील्ड है, जबकि बेटा बेरिलियम का जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। दूसरी वजह यह है कि बोरान का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बेटा हाई एनर्जी के ऊपर मौजूद है, यानी px की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा है, वो हाई एनर्जी के ऊपर है, इसलिए उसको रिमूव करना थोड़ा आसान होगा। सेम जवाब आपके पास मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है सेम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में जो होगा वो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कंप्लीटली फील्ड है, और एल्यूमिनियम का 3s में 2 होंगे और 3p में बेटा 1 होगा। ये इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा और आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 जो है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा वो बताएं। तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो आप कहोगे इस केस के अंदर बोरान जो होता है वो एक नॉन मेटल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी, फिर गैलियम की होगी, फिर इंडियम की होगी और लास्ट में आपके पास बेटा थेलियम की होगी। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रुप 3 के अंदर बेटा डिक्रीज हो रही होंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।